अध्याय 2 शाप का निशान। हैरी पीठ के बल लेटकर तेज तेज सांसें लेता रहा, जैसे वह बहुत दूर से दौड़ लगाकर आ रहा हो। एक भयानक सपने के कारण उसकी नींद खुल गई थी। हैरी के हाथ उसके माथे को अब भी कसकर पकड़े हुए थे। उसके माथे पर बिजली गिरने जैसा जो पुराना निशान था, वह उसकी उंगलियों के नीचे इस तरह जल रहा था मानो किसी ने वहां पर कोई दहकती हुई सलाख रख दी हो। वह उठकर बैठ गया। उसका एक हाथ घाव वाले निशान पर अब भी रखा हुआ था। दूसरे हाथ से उसने अंधेरे में अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे चश्मे को टटोला। चश्मा लगाने के बाद उसे बेडरूम ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई देने लगा। खिड़की के बाहर लगे स्टील लैंप की हल्की नारंगी रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। हैरी ने एक बार फिर अपने निशान पर उंगलियां फेरी। निशान में अब भी दर्द हो रहा था। उसने अपने बिस्तर के पास वाला लैंप जलाया और पलंग से नीचे उतर गया। कमरे को पार करके उसने अपनी अलमारी खोली और उसके अंदर लगे आईने में अपना हुलिया देखने लगा। वहां पर उसे 14 साल के एक दुबले पतले लड़के का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसके बिखरे काले बालों के नीचे चमकती हरी आंखें दुविधा में दिख रही थी। उसने आईने में अपने बिजली गिरने जैसे निशान को ध्यान से देखा। वह सामान्य दिख रहा था, लेकिन वह अब भी बुरी तरह टीस दे रहा था। हैरी ने याद करने की कोशिश की कि जागने से पहले वह कौन सा सपना देख रहा था। वह सपना इतना सच्चा लग रहा था। सपने में दिखने वाले 2 लोगों को तो वह जानता था, लेकिन तीसरे को नहीं जानता था। उसने त्योड़ियां चढ़ाकर दिमाग पर काफ़ी जोर डाला और सपने को याद करने की कोशिश की। उसे एक अंधेरे कमरे की धुंधली तस्वीर याद आई। अंगीठी के पास वाली दरी पर एक नागिन बैठी थी। नाटा आदमी पीटर था, जिसका दूसरा नाम वॉर्मटेल था, और वह ठंडी तीखी आवाज़ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आवाज़। हैरी को महसूस हुआ जैसे इस विचार से ही उसके पेट में बर्फ का एक टुकड़ा पहुंच गया हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और याद करने की कोशिश की कि वोल्डेमॉर्ट कैसा दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। हैरी तो बस इतना जानता था कि जब वोल्डेमॉर्ट की कुर्सी घूमी थी और हैरी ने उसे देखा था, तो दहशत की लहर के कारण वह जाग गया था, या फिर वह निशान दुखने के कारण जागा था। और वह बूढ़ा कौन था? वहाँ निश्चित रूप से एक बूढ़ा आदमी भी था। हैरी ने उसे फर्श पर गिरते देखा था। यह सब बहुत उलझन भरा लग रहा था। बेडरूम की चीज़ों के कारण उसका ध्यान न भटके, इसलिए उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। फिर उसने उस धुंधली रोशनी वाले कमरे की तस्वीर को पकड़े रखने की कोशिश की, लेकिन यह काम पानी को मुट्ठी में पकड़कर रखने की कोशिश करने जैसा था। वह जितनी तेज़ी से यादों को पकड़े रखने की कोशिश कर रहा था, वे उतनी ही तेज़ी से फिसलती जा रही थी। वोल्डेमॉर्ट और वॉर्मटेल किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने मार डाला था। हालांकि हैरी को उसका नाम याद नहीं था। वे किसी और को भी मारने की योजना बना रहे थे, हैरी पॉटर को। हैरी ने चेहरे पर से हाथ हटा लिए और आंखें खोलकर बेडरूम में चारों तरफ ध्यान से देखा, जैसे उसे वहां किसी असामान्य चीज़ के दिखने की उम्मीद हो। वैसे उसके कमरे में पहले से ही बहुत सारी असामान्य चीज़ें थीं। उसके पलंग के पौताने के पास लकड़ी का एक बड़ा संदूक खुला पड़ा था, जिसमें कढ़ाई, झाड़ू, काले दुशाले और मंत्रों की किताबें रखी थी। उसकी टेबल पर उसकी सफ़ेद उल्लू हेडविग का बड़ा सा खाली पिंजरा रखा था। टेबल पर बची हुई जगह में चरमपत्र बिखरे पड़े थे। पलंग के पास फर्श पर एक पुस्तक खुली पड़ी थी, जिसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई थी। इस पुस्तक में तस्वीरें हिल रही थीं। खिलाड़ी चमकीले नारंगी दुशाले पहनकर झाड़ुओं पर उड़ रहे थे। वे कभी दिखते थे तो कभी ओझल हो जाते थे और एक दूसरे की तरफ लाल गेंद फेंक रहे थे।
हैरी चलकर पुस्तक के पास पहुंचा। पुस्तक को उठाते समय उसने देखा कि एक जादूगर ने 50 फुट ऊंची रिंग में गेंद डालकर शानदार गोल कर दिया था। फिर उसने पुस्तक बंद कर दी। यहाँ तक कि क्विडिच भी, जो हैरी की नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा खेल था, इस समय उसका ध्यान नहीं भटका सकता था। उसने फ्लाइंग विथ द कैंसस पुस्तक अपने पलंग के पास वाली टेबल पर रख दी। इसके बाद वह खिड़की के पास गया और पर्दे खोलकर नीचे की सड़क की ओर देखने लगा। प्रिवेट ड्राइव की सड़क ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसे कि किसी सम्मानित सड़क को शनिवार की सुबह दिखना चाहिए। सभी घरों की खिड़कियों के पर्दे लगे थे। जहाँ तक हैरी अंधेरे में देख सकता था, कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि बिल्ली भी नहीं। लेकिन फिर भी हैरी बेचैनी से वापस अपने पलंग पर बैठ गया। उसने अपने घाव के निशान पर एक बार फिर उंगली फेरी। उसे दर्द की चिंता नहीं थी। दर्द और घाव हैरी के लिए अपरिचित नहीं थे। एक बार उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां गायब हो चुकी थी और उन्हें एक ही रात में दोबारा उगाना पड़ा था, जिसमें उसे काफ़ी दर्द हुआ था। उसी हाथ पर एक बार जहरीले सांप का 1 फुट लंबा दांत गड़ा था। पिछले ही साल हैरी अपनी जादुई झाड़ू से 50 फुट ऊपर से नीचे गिरा था। वह अजीबोगरीब दुर्घटनाओं और चोटों का आदी हो चुका था। अगर आप हॉगवर्ट्स और तंत्र के विद्यालय में पढ़ते हों और आपको मुसीबतें मोल लेने का शौक हो, तो इनसे बचा नहीं जा सकता था। नहीं, हैरी तो इस बात से परेशान था कि पिछली बार उसके घाव का निशान इसलिए दुखा था क्योंकि वोल्डेमॉर्ट आसपास था। लेकिन इस समय वोल्डेमॉर्ट यहाँ कैसे हो सकता था? प्रिवेट ड्राइव में वोल्डेमॉर्ट के आने की बात सोचना ही बकवास और असंभव था। हैरी अपने आसपास की खामोशी में गौर से सुनने लगा। क्या वह सीढ़ी के चरमराने या फिर दुशाले के सरसराने की आवाज़ सुनने की उम्मीद कर रहा था? तभी उसे पास वाले कमरे में अपने मौसेरे भाई डडली का एक ज़ोरदार खर्राटा सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह थोड़ा उलझ पड़ा। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। वह भी कितनी मूर्खता कर रहा था। घर में उसके सिवाय सिर्फ वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी तथा डडली ही थी और वे सभी चैन से सो रहे थे। उनके सपनों में कष्ट या दर्द का नामो निशान नहीं था। हैरी को डर्सली परिवार सोता हुआ ही अच्छा लगता था। जागने पर उनसे कोई मदद नहीं मिलती थी। वर्नन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली ही हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगलू, जादू न जानने वाले लोग थे जो किसी भी तरह के जादू से चिढ़ते और नफरत करते थे। इसका मतलब यह था कि हैरी का उनके घर पर उतना ही स्वागत होता था जितना कि किसी गीली लकड़ी का। पिछले 3 साल से हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था। उसकी लंबी गैरहाजिरी के बारे में डर्सली परिवार सबको यही बताता था कि उसे लाइलॉज अपराधी लड़कों के लिए सुरक्षित सेंट ब्रूट्स केंद्र में भेज दिया गया है। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि नाबालिग जादूगर होने के कारण हैरी को हॉगवर्ट्स से बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद घर में होने वाली हर अजीब घटना के लिए वे उसे ही दोष देते थे। हैरी उनसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। हैरी जादूगरों की दुनिया में अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकता था। डर्सली परिवार के जागने पर वह उन्हें अपने दुखते निशान और वोल्डेमॉर्ट की चिंता के बारे में नहीं बता सकता था। यह सोचना ही हास्यास्पद था। वोल्डेमॉर्ट की वजह से ही हैरी को डर्सली परिवार के साथ रहना पड़ रहा था। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो हैरी के माथे पर बिजली गिरने के आकार का निशान भी नहीं होता। अगर वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो हैरी के मम्मी डैडी जिंदा होते। जब हैरी 1 साल का था तो इस सदी का सबसे ताकतवर शैतानी जादूगर वोल्डेमॉर्ट, जो 11 सालों से लगातार ज़्यादा ताकतवर बनता जा रहा था, उसके घर आया था और उसने हैरी के मम्मी डैडी को मार डाला था।
इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी हैरी की तरफ घुमाई थी। उसने हैरी को ऐसा मार्ग शाप दिया जिससे वह बहुत से वयस्क जादूगरों और जादूगरनियों को अपने रास्ते से हटा चुका था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से वह शाप नाकाम हो गया। 1 साल के छोटे से हैरी को मारने के बजाय शाप पलट गया और उसने वोल्डेमॉर्ट को ही निशाना बना डाला। हैरी को कुछ नहीं हुआ, उसके माथे पर सिर्फ बिजली गिरने जैसा निशान ही बना, जबकि वोल्डेमॉर्ट बमुश्किल जिंदा बचा। उसकी सारी शक्तियाँ चली गई और उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो गई। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट भागकर कहीं छिप गया। जादूगर और जादूगरनियाँ लंबे समय से जिस दहशत भरे माहौल में रह रहे थे, वह अब ख़त्म हो गया। वोल्डेमॉर्ट के समर्थक बिखर गए और हैरी पॉटर मशहूर हो गया। 11वें जन्मदिन पर हैरी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि वह एक जादूगर है। उसे यह जानकर तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जादूगरों की छिपी हुई दुनिया में सभी लोग उसका नाम जानते थे। हैरी ने हॉगवर्ट्स में आकर देखा कि वह जहाँ भी जाता था, लोग अपना सिर घुमाकर उसे देखने और फुसफुसाने लगते थे। लेकिन अब उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। इस गर्मी की छुट्टियों के बाद हॉगवर्ट्स में उसका चौथा साल शुरू होगा। वह दोबारा हॉगवर्ट्स में कब पहुंचेगा, इसके लिए वह दिन गिन रहा था, लेकिन स्कूल जाने में अभी भी 15 दिन बाकी थे। उसने एक बार फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उसकी निगाह अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा भेजे बर्थडे कार्ड पर ठहर गई, जो उन्होंने उसे जुलाई के अंत में भेजे थे। अगर वह उन्हें चिट्ठी लिखकर बताए कि उसका निशान दुख रहा है, तो वे क्या कहेंगे? अचानक हरमाइनी ग्रेंजर की तीखी और दहशत भरी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुम्हारा निशान दुख रहा था? हैरी, यह तो सचमुच गंभीर बात है। प्रोफेसर डंबलडोर को फौरन चिट्ठी लिखकर बताओ, और मैं जाकर सामान्य जादुई बीमारियां और दर्द नामक की पुस्तक में देखती हूँ। शायद उसमें शाप के निशानों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। हाँ, हरमाइनी यही सलाह देगी। हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर को तत्काल बताओ और जवाब मिलने तक किसी पुस्तक में जानकारी खोजो। हैरी खिड़की के बाहर नीले काले आसमान को देखने लगा। उसे नहीं लगता था कि इस मामले में कोई पुस्तक उसकी मदद कर पाएगी। जहाँ तक उसे मालूम था, वोल्डेमॉर्ट ने उसे जो शाप दिया था, उससे आज तक सिर्फ वही बच पाया था। इसलिए सामान्य जादुई बीमारियां और दर्द नामक पुस्तक में उसके लक्षणों के मिलने की बहुत कम संभावना थी। जहाँ तक हेडमास्टर को बताने की बात थी, हैरी को यह नहीं मालूम था कि डंबलडोर गर्मी की छुट्टियों में कहाँ होंगे। उसने एक पल के लिए तो यह कल्पना करके अपना दिल बहलाया कि डंबलडोर अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ जादूगरों वाला दुशाला और नोकदार हैट पहनकर किसी समुद्र तट पर लेटे हैं और अपनी मुड़ी हुई लंबी नाक पर सनटैन लोशन लगा रहे होंगे। बहरहाल, हैरी को यकीन था कि डंबलडोर चाहे जहाँ भी हो, हेडविग उन्हें ढूंढ ही लेगी। हैरी की उल्लू अब तक उसकी चिट्ठी पहुंचाने में एक बार भी नाकामयाब नहीं हुई थी। भले ही उस पर पता न लिखा हो, लेकिन वह उन्हें क्या बताएगा? प्रिय प्रोफेसर डंबलडोर, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज सुबह मेरा निशान दुखा था। हैरी पॉटर। यहाँ तक कि अपने मन में भी उसे ये शब्द मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। इसलिए उसने यह कल्पना करने की कोशिश की कि यह सुनकर उसके दूसरे सबसे अच्छे दोस्त रॉन वीज़ली की प्रतिक्रिया क्या होगी। रॉन का लंबी नाक वाला और चकत्तेदार चेहरा फौरन हैरी की आंखों के सामने आ गया, जिस पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हारा निशान दुख रहा था। तुम्हारा निशान दुख रहा था, लेकिन तुम जानते हो कौन तो आसपास नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? वह दोबारा तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा होगा, है ना? क्या पता हैरी,
लेकिन शायद शाप के निशान हमेशा थोड़े बहुत दुखते होंगे। मैं डैडी से पूछूंगा। मिस्टर वीज़ली बहुत ही काबिल जादूगर थे और जो जादू मंत्रालय में मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते थे। लेकिन जहाँ तक हैरी जानता था, वे शापों के विशेषज्ञ नहीं थे। चाहे जो हो, हैरी नहीं चाहता था कि पूरे विज़ली परिवार को यह पता चल जाए कि वह थोड़े से दर्द के कारण दहशत में आ गया था। मिसेस वीज़ली तो हरमाइनी से भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इसके अलावा रॉन के बड़े जुड़वा भाई भाई फ्रेड और जॉर्ज, जिनकी उम्र 16 साल थी, वह भी सोच सकते हैं कि हैरी की हिम्मत जवाब दे रही है। वीज़ली परिवार दुनिया में हैरी का सबसे प्रिय परिवार था। वह उम्मीद कर रहा था कि वे उसे किसी भी समय अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करेंगे ताकि वह उनके साथ क्विडिच कप देखने जा सके। रॉन ने क्विडिच वर्ल्ड कप का जिक्र किया था। हैरी यह कतई नहीं चाहता था कि उसके घर पर रहते समय वे लोग उसके निशान के बारे में चिंता भरे सवाल पूछें। हैरी ने अपनी उंगलियों की गांठों से अपना माथा गूंथा। दरअसल वह यह चाहता था कि उसे सलाह देने वाला व्यक्ति उसके मम्मी डैडी जैसा और वयस्क जादूगर हो, जो उसकी परवाह करता हो, जिसे काले जादू का अनुभव हो और जिससे सलाह मांगते समय उसे शर्म ना आए। और तभी उसे समाधान सूझ गया। यह इतना आसान और स्पष्ट था कि उसे हैरानी हुई कि यह ख्याल उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सीरियस। हैरी उछलकर पलंग से कूद गया। वह तेजी से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसने एक चरमपत्र खींचकर अपने सामने रखा, अपनी बाज के पंख वाली कलम को स्याही में डुबाया और लिखने लगा, प्रिय सीरियस। फिर वह ठहर कर सोचने लगा कि अपनी समस्या को सबसे अच्छे शब्दों में किस तरह लिखा जाए। उसे अभी इस बात पर हैरानी हो रही थी कि उसने सीरियस के बारे में एकदम क्यों नहीं सोचा। लेकिन शायद इसमें हैरानी की ज़्यादा बात नहीं थी। आखिर उसे सिर्फ 2 महीने पहले ही तो यह पता चला था कि सीरियस उसका गॉडफादर है। तब तक हैरी की ज़िंदगी में सीरियस का नामो निशान तक नहीं था, और इसका कारण सीधा सा था। सीरियस जादूगरों की खौफनाक जेल अज़्काबान में कैद था, जहाँ दम पिशाच पहरा देते हैं। अंधे धर्म पिशाच आत्माओं को चूस लेते हैं। सीरियस के वहाँ से भागने के बाद वे उसकी तलाश में हॉगवर्ट्स में भी आए थे। बहरहाल सीरियस बेकसूर था। जिन हत्याओं के लिए उसे सज़ा मिल रही थी, वे उसने नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के समर्थक वर्मटेल ने की थी, जिसे लगभग सभी लोग अभी मरा हुआ मानते थे। हकीकत सिर्फ हैरी, रॉन और हरमाइनी को ही मालूम थी। पिछले साल वर्मटेल से उनका आमना सामना हो चुका था। हालांकि उसकी इस बात पर सिर्फ प्रोफेसर डम्बलडोर ने ही यकीन किया था। एक सुखद घंटे तक हैरी यह सोचने लगा था कि अब आखिरकार डर्सली परिवार से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि सीरियस ने उससे कहा था कि उसके नाम पर लगा कलंक धुलने के बाद हैरी उसके साथ रह सकता है। लेकिन यह मौका उसके हाथ से फिसल गया था। वे लोग वर्मटेल को जादू मंत्रालय के पास पहुंचा पाते इससे पहले ही वह बच निकला, और सीरियस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। हैरी ने बकबीक नामक गुरूर अश्व की पीठ पर बैठकर भागने में उसकी मदद की थी। तभी से सीरियस छिपा हुआ था। हैरी पूरी गर्मी भर यही सोच कर दुखी हो रहा था कि अगर वर्मटेल नहीं भागा होता तो हैरी को घर मिल जाता। डर्सली परिवार के पास लौटना दुगना मुश्किल था, जब उसे यह पता चल चुका था कि वह उसके चंगुल से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता था। बहरहाल, भले ही सीरियस हैरी के साथ नहीं रह रहा था, लेकिन उसकी बदौलत हैरी को बहुत मदद मिली थी। सीरियस के ही कारण हैरी के स्कूल का सारा सामान उसके बेडरूम में रखा हुआ था। डर्सली परिवार ने पहले कभी उसे
इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। वे हैरी को ज़्यादा से ज़्यादा दुखी देखना चाहते थे। वे उसकी शक्तियों से भी डरते थे। इसलिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में वे उसके स्कूल का संदूक सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में ताले में बंद रखते थे। लेकिन जब से उन्हें यह पता चला है कि हैरी का एक गॉडफादर भी है जो एक खतरनाक खूनी है, तब से उनका व्यवहार बदल गया। हैरी ने जानबूझकर उन्हें यह नहीं बताया कि सीरियस बेकसूर है। प्रिवेट ड्राइव में आने के बाद हैरी को अब तक सीरियस की 2 चिट्ठियां मिली थीं। दोनों चिट्ठियां उल्लू लेकर नहीं आए थे, जैसे कि जादूगरों की परंपरा थी। इसके बजाय उन्हें 2 बड़े और रंग-बिरंगे उष्णकटिबंधी पक्षी लाए थे। हेडविग को ये शान झाड़ने वाले घुसपैठिए पसंद नहीं आए। वह उनके दोबारा उड़ने से पहले उन्हें अपनी ट्रे में से पानी तक नहीं पीने देना चाहती थी। बहरहाल हैरी को ये पक्षी पसंद आए। उन्हें देखकर उसके मन में ताड़ के पेड़ों और सफ़ेद रेत की तस्वीर आ गई तथा वह आशा करने लगा कि सीरियस जहाँ भी हो खुश रहे। सीरियस ने यह नहीं बताया था कि वह कहाँ है, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं कोई दूसरा उसकी चिट्ठी न पढ़ ले। हैरी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दमपिशाच गर्म देशों में ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। शायद इसी कारण सीरियस दक्षिण दिशा में गया था। हैरी ने सीरियस की चिट्ठियां पलंग के नीचे फर्श के बहुत ही उपयोगी ढीले बोरे में नीचे छिपा दी थीं। दोनों ही चिट्ठियों में सीरियस खुश लग रहा था और उसने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर हैरी उससे मदद मांग सकता है, और इस वक्त हैरी को मदद की ज़रूरत थी। हैरी को लैंप की रोशनी अचानक धीमे दिखने लगी, क्योंकि सूर्योदय में पहले की ठंडी धूसर रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। आखिरकार जब सूर्य आसमान में चढ़ने लगा और उसके बेडरूम की दीवारें सुनहरी हो गईं तथा वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी के कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो हैरी ने अपने डेस्क से चरमपत्रों को हटाया और अपनी चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। प्रिय सीरियस, तुम्हारे पिछले पत्र के लिए धन्यवाद। उसे लाने वाला पक्षी बहुत बड़ा था। उसे मेरी खिड़की के अंदर आने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। यहाँ पर सब कुछ हमेशा जैसा ही है। डडली की डाइटिंग ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चल रही है। कल वह खाने का सामान चोरी से अपने कमरे में ले जा रहा था, लेकिन आंटी ने उसे पकड़ लिया। अंकल आंटी ने उसे चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने पर उसका जेब खर्च कम कर दिया जाएगा। इससे डडली भड़क गया और उसने तैश में आकर अपना प्ले स्टेशन खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्ले स्टेशन एक तरह का कंप्यूटर होता है जिस पर गेम खेले जाते हैं। दरअसल यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उसके पास मेगा म्यूटिलेशन पार्ट 3 भी नहीं है जिससे वह अपना मन बहला सके। तुम्हारी बदौलत मैं ठीक हूँ। डर्सली परिवार को इस बात का डर है कि अगर मैं तुमसे कहूँगा तो तुम आकर उन्हें चमगादड़ों में बदल दोगे। बहरहाल आज सुबह एक अजीब घटना हुई। मेरे माथे का निशान दोबारा दुखने लगा। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस समय मेरे आसपास हो सकता है। क्या शाप के निशानों में बार बार दर्द होता है? हेडविग के लौटते ही मैं यह चिट्ठी भेज दूंगा। इस समय वह शिकार करने गई है। मेरी तरफ से बकबी को हेलो कहना, हैरी। हैरी ने सोचा, हाँ, यह चिट्ठी बिल्कुल ठीक दिख रही है। सपने के बारे में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह यह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह बहुत चिंतित है। उसने चरमपत्र को मोड़कर अपनी डेस्क पर एक तरफ रख दिया
ताकि हेडविग के लौटने पर उसे भेज सके। फिर वह उठा और उसने अंगड़ाई लेते हुए एक बार फिर अपनी अलमारी खोली, लेकिन इस बार अपने प्रतिबिंब की तरफ देखे बिना वह नाश्ते के लिए नीचे जाने से पहले कपड़े पहनने लगा।